बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में तीसरे रोज़ भी एहतजाज जारी है और दूसरी तरफ जॉइंट एक्शन कमेटी और हुकूमती नुमाइंदों के माबैन मुज़ाकरात भी हतमी नतीजे पर पहुँचने वाले हैं। एहतजाज की आड़ में और जिस तरीके से सोशल मीडिया पर एक कंपेन चलाई गई, एक माहौल बनाया गया और मुल्क से बाहर बैठे हुए बाज़ लोगों ने जिस तरीके से रियासत के ख़िलाफ़ जो है वो इल्ज़ाम तराशी की और रियासत और आवाम को लड़ाने की कोशिश की, वो भी अफसोसनाक है। हर जगह पे लोग अपने मसाइल के लिए आवाज़ उठाते हैं, सियासी तंजीमें अपनी आवाज़ उठाती हैं, सियासी जमातें अवामी मसाइल की बात करती हैं, एहतजाज भी होते हैं। लेकिन जिस तरीके से हमारे यहाँ एक रवश चल निकली है कि अगर कोई एहतजाज भी होता है तो वो पुरअमन एहतजाज नहीं रहता। अगर कोई आवाज़ भी उठाता है तो अवामी हुकूक के नाम पर रियासत को बदनाम करने की कोशिश की जाती है, रियासत को टारगेट किया जाता है और रियासती इदारों को टारगेट करके अपने मज़मूम मकासद हासिल करने की कोशिश की जाती है। आज़ाद कश्मीर के कुछ मुतालबात अवाम के मुतालबात दरीना भी हैं। उन्हें शिकवा शिकायत होते हैं हुकूमतों से, ब्यूरोक्रेसी से। उनको अपनी महंगाई, ख़ास तौर पर अगर आटे की सब्सिडी की बात की जाए, इस पर भी वहाँ से आवाज़ें उठती रहती हैं। बिजली के हवाले से, बिजली टैरिफ के हवाले से भी उनके मुतालबात बड़े पुराने हैं। लेकिन पिछले 3 रोज़ से अगर देखा जाए, जिस तरीके से एक नफ़रत अंगेज़ मुहिम चलाई गई सोशल मीडिया पर मुल्क से और मुल्क से बाहर बैठे हुए अफराद, वो कोई मुल्क की खिदमत नहीं कर रहे हैं। इससे अफरा तफरी बढ़ती है, इससे मुल्क को एक क्यास का सामना करना पड़ता है, सियासी बहरान जन्म लेते हैं। लेकिन आज़ाद कश्मीर की हुकूमत, लीडरशिप इस मामले में संजीदा दिखाई देती है और चाहती है कि अवामी मसाइल जो हल किए जा सकते हों उनको हल किया जाना चाहिए। ऐसा मुमकिन नहीं है कि रियासत के अंदर रहने वाले लोग, अवाम, ये कहें कि वो टैक्स नहीं देना चाहते, वो कहें हुकूमत के साथ कोऑपरेशन नहीं करना चाहते, वो कहें अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं करना चाहते, लेकिन हुकूमत उनका ख्याल भी रखे और हुकूमत तरक्की के मंसूबे भी लेकर आए। ये मुमकिन नहीं होता। हमारे अक्सर ये बात की जाती है कि अब टैक्स लोग नहीं देना चाहते। जब टैक्स नहीं देते तो उसकी वजह से हुकूमत के पास रेवेन्यू नहीं होता। फिर हम IMF के पास जाते हैं, वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं और यही हमारे मसाइल हमेशा से मौजूद रहे हैं। इस पर न जाने कब हम किसी ऐसी सिमत में जाएंगे कि खुद इन्हिसारी और ख़ुद कफालत की तरफ हम आगे बढ़ सकेंगे। आज़ाद कश्मीर में इस वक्त क्या हो रहा है, इसका भी जायज़ा लेंगे और साथ ही साथ मुल्क की सियासत जो पाकिस्तान के अंदर, राना सनाउल्लाह जो साबिक़ वज़ीर दाखिला हैं, वो क्या पैगाम दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को जेल से बाहर होना चाहिए और एक PTI और इमरान खान साहब एक सियासी हकीकत हैं। मुज़ाकरात करने के लिए मियाँ नवाज शरीफ तैयार हैं। क्या सियासी बहरान ख़त्म होने के करीब जा रहा है, इसको भी आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलते हैं आज़ाद कश्मीर, जहाँ पे माजिद खान साहब जो वज़ीर ख़जाना आज़ाद कश्मीर हुकूमत के हमारे साथ मौजूद है, तर्जमान भी हैं आज़ाद कश्मीर हुकूमत के। माजिद खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर तजियाकार जनाब और एक सियासी कारकुन खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब। खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। आज़ाद कश्मीर के हवाले से आपकी भी गहरी निगाह रही है, आज़ाद कश्मीर के मामलात हों, आवामी मसाइल के हवाले से। माजिद खान साहब, प्रोग्राम का बराह रास्त आगाज़ में अगर आपसे करूँ, इस वक्त सूरत हाल क्या है और अगर सीधा आप जो उनके मुतालबात हैं जॉइंट एक्शन कमेटी के, अगर उसका आप तज़किरा करके हमारे नाज़रीन को बता सकें, कौन से मुज़ाकरात आपके नतीजे में आप समझे हैं कि ये मुतालबात मंजूर किए जा सकते हैं, ये मुतालबात गैर ज़रूरी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले नसरुल्लाह मलिक साहब, आपका शुक्रिया। मेरी सबमिशन ये है कि क्योंकि ये 3 दिन से एक स्ट्राइक चल रही है और 3 दिन से पहिया जाम और शटर डाउन की कॉल दी थी ताज़ा जॉइंट एक्शन कमेटी ने। इसमें कल एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। हमारा जवां साल इंस्पेक्टर था जो इस्लामगढ़ में गोली लगने से जिसकी शहादत हुई। मैं सबसे पहले इस वाक़े की बड़ी पुरज़ोर मज़म्मत करना चाहता हूँ। हमारे कई पुलिस वाले इस वक्त ज़ख्मी हैं, लगभग 90 के करीब पुलिस वाले इस वक्त तक ज़ख्मी हैं जो मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज है। सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया। DSP कोटली की गाड़ी नजर आतिश की गई, AC खुरट्टा की गाड़ी नजर आतिश की गई, AC डोडियाल की गाड़ी नजर आतिश की गई और हमारे ग्रिड स्टेशन के ऊपर हमला किया गया। मैं समझता हूं कि मुज़ाकरात की आड़ में चंद लोगों के मज़मूम मकासद थे जिनको हासिल करने के लिए उन्होंने ताजरों को का नाम यूज़ किया। मैं समझता हूं कि जितने भी ताजर हैं ये सारे मुहिब वतन ताजर हैं, इनकी छोटी छोटी डिमांड्स हैं और मैं समझता हूं कि रियासत के लोगों की डिमांड्स को हम मीट करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। पुरअमन एहतजाज में आइन भी उनको हक देता है और कानून भी उनको हक देता है। हमारी उनके साथ बेतहाशा दफा उनके साथ हमारी बैठक हुई, हमारी 20 से ज़्यादा मीटिंग्स हुई। हमने उनके साथ 90% इशूज़ के ऊपर सेटल डाउन कर लिया। हमारा उनका फिर हमने इसको बाज़ाब्ता नोटिफाई भी किया।
एक इशू ऐसा था कि टारगेटेड सब्सिडी देंगे आटे के ऊपर, क्योंकि तमाम लोगों को शायद सब्सिडाइज आटा ना दिया जा सके, लेकिन जॉइंट एक्शन कमेटी एक हफ्ते इशरे के बाद उससे डेविएट कर गई। लेकिन हुकूमत ने फिर भी कोशिश की कि मुज़ाकरात का तसलसल बरकरार रखा जाए, और मैं इस बात को एक खुशाइन बात डिक्लेयर करता हूँ कि अभी हमारे मुज़ाकरात उनके साथ चल रहे हैं। हमारे और भी डिफरेंट इशूज थे इसमें, जिनके ऊपर तलबा यूनियन की बहाली थी, बैंक ऑफ एजेके की स्केजुलिंग थी, फिर जो पीटीए का पैसा था, फिर प्रॉपर्टी टैक्स के इश्यूज थे, अकाउंटेबिलिटी का इशू था, और ये अशराफिया की मराद थी उसको खत्म करने का इशू था। ऐसे लातादाद इश्यूज थे, जो 10 निकाती पॉइंट्स थे, जिनको हमने तमाम पॉइंट्स को एड्रेस करके हर चीज के ऊपर हमारा इत्तेफाक राय हुआ। अनफॉर्चुनेटली बात ये है, इसमें मलिक साहब मैं थोड़ा सा फैक्ट्स आपको रखना चाहता हूँ। अनफॉर्चुनेटली बात यह है कि इस वक्त पंजाब, जहां गंदम आपकी पैदा होती है, वहां 6,300 रुपए मन है। आजाद कश्मीर में 100% तमाम लोग 3100 रुपए के ऊपर गंदम पर मन खरीद रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो डिफरेंशियल है वो हम 82 करोड़ रुपए मंथ का पे करते हैं। 10 अरब रुपए हम डिफरेंशियल की शक्ल में साल का पे करते हैं, और टोटल 17 अरब की हम सब्सिडी गंदम के ऊपर ऑलरेडी इस वक्त दे रहे हैं, क्योंकि लोगों की डिमांड है कि हमें गिलगित बल्चिस्तान के बराबर आटा फराम किया जाए, वहां पर 1016 रुपए पर मन है। तो इसके लिए सबसे बुनियादी चीज ये है कि हमारा एक फाइनेंशियल एग्रीमेंट है फेडरल गवर्नमेंट के साथ, जिसे फाइनेंशियल एग्रीमेंट 2018 कहते हैं, जिसमें फेडरल गवर्नमेंट हमें प्रीवियस ईयर की टैक्स कलेक्शन के ऊपर 3.64% देती है। हमने फेडरल गवर्नमेंट के साथ ये मामला टेकअप किए। अगर हम इनको गिलगित बल्चिस्तान के रेट पे आटा देंगे तो हमें 2 अरब रुपए माहाना चाहिए और 24 अरब रुपए सालाना चाहिए, ताकि हम इस डिजायर को मीट कर सकें। फिर एक और बड़ी सेंसिटिव सी चीज थी मलिक साहब, जिसका बिजली का, वो कहते हैं कि पहले पैदावारी लागत के ऊपर हमें बिजली दी जाए, क्योंकि ये हमारा हक है। और मैं समझता हूँ कि रियासत के लोगों का मुतालबा अपनी जगह पर जरूर जायज हो सकता है, मैं इसके बारे में कोई कमेंट नहीं करता, लेकिन इस वक्त 18 रुपए पर यूनिट बिजली आजाद कश्मीर का शहरी यूज कर रहा है, जबकि पाकिस्तान का डोमेस्टिक कस्टमर 30 रुपए पर यूनिट दे रहा है। आप 10 किस्म के टैक्सेस देते हैं, हम 4 किस्म के टैक्सेस दे रहे हैं। लेकिन मेरी सबमिशन ये है कि ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि फारूक हैदर साहब के दौर में एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई, जिसने मंगला रेजिम एग्रीमेंट में अमेंडमेंट प्रपोज की। उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी इसके सरबराह थे। इसमें उन्होंने ये कहा कि हम आपको 1 रुपए 10 पैसे वाटर यूज चार्जेस देंगे, लेकिन उस सूरत में देंगे जब आप नेपरा से टैरिफ का तयन करवाएंगे, और आपको ना सिर्फ मंगला में बल्कि नीलम झेलम और जितने दीगर हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स हैं, इसकी इम्प्लीमेंटेशन उसके ऊपर भी होगी। कयूम न्याजी ने इसको आके नोटिफाई कर दिया, और उनके दौर में इसके ऊपर अमल दरामद शुरू हो गया, जिसके नतीजे में वफाक ने जब हमें वेरिएबल ग्रांट दी तो हमारे 20 अरब रुपए उन्होंने काट लिए, जिसका हमें बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ा, क्योंकि हम जो वेरिएबल ग्रांट लेते हैं ये सैलरी की मद में सरकारी मुलाजिमीन की जाती है। अब गुजारिश मेरी ये है, इसमें जो सबसे सेंसिटिव पॉइंट था कि हमने आते साथ इस एग्रीमेंट को मंसूख किया, क्योंकि ना तो इसकी एसेंटिटी कैबिनेट से अप्रूव हुई थी और ना ही इसको अवामी हिमायत हासिल थी। तो हमने कोशिश की कि हम अवामी उमंगों के मुताबिक चीजों को आगे लेके चले। लेकिन मलिक साहब, एक चीज मैं आपको कहता चलूं कि जिस किस्म के हालात पैदा हो गए हैं, अब फेडरल गवर्नमेंट को यहाँ के लोगों के सर्वाइवल को बेटर करने के लिए कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आना होंगी, ताकि, क्योंकि हमारा जो दुश्मन मुल्क है वो इसको बहुत ज्यादा प्रोपेगेट कर रहा है, इसके बारे में गलत नैरेटिव बिल्ड कर रहा है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान हमारी आखिरी मंजिल है और हमें हर उम्मीद पाकिस्तान से ही है। ठीक है, मैं हमारे साहब इधर वापस आता हूँ। खुर्रम रोखड़ी साहब चूँकि हमारे साथ मौजूद हैं। रोखड़ी साहब, आपने ये सारी सूरत-ए-हाल देखी, आज़ाद कश्मीर में जो 3 दिन के हालात हैं उसको भी आपने मॉनिटर किया। हम देखते अक्सर हैं कि ठीक है, अवामी मुतालबात भी होते हैं, ये कहना है कि यूनियंस बहाल की जाए, तलबा यूनियंस, ये कहना है कि हमें बिजली सस्ती दी जाए। गंदम का जिक्र भी माजिद साहब ने किया कि वहाँ पंजाब की निस्बत जहाँ गंदम काश्त होती है वहाँ 6300 रुपये गंदम आम आदमी ख़रीदता है, 3100 रुपये आज़ाद कश्मीर के शहरी को मिलती है। ये मराहत होने के बावजूद प्रोटेस्ट जिस तरीके से रुख अख्तियार कर गया, क्या आप समझते हैं कौन से अनासर हैं कि जो ये चाहते हैं कि मुल्क के अंदर एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो कि एक सियासी बहरान जन्म ले, मुल्क के अंदर पैनिक हो? फिर अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल हम देखें, सुबह से आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि सोशल मीडिया पे पूरी भरपूर मुहिम चलाई जा रही है, और वो जो लोग पाकिस्तान के बाहर बैठे हुए हैं, मुल्क से बाहर, वो टारगेट किए बैठे हैं, वो हुकूमत को टारगेट करने के बजाय रियासत पाकिस्तान को टारगेट किए बैठे हैं। मलिक साहब, एहतजाज या ये चीज़ें जैसे माजिद खान ने कहा, ये आप कर सकते हैं अगर वो पीसफुल है, लफ्ज़ है पीसफुल। लेकिन पिछले 2-2.5 सालों से आप ये देखेंगे कि ये पोलराइजेशन जानबूझकर
पूरे मुल्क पाकिस्तान में, और इसका इफेक्ट आपके सामने ये नजर आ रहा है। अब सब नेशनलिस्ट की आड़ में जो इंडियंस हैं वो उनका आपने पीछे आपने देखा होगा कि उन्होंने इलेक्शन जो है जो कश्मीर का उन्होंने बायकॉट कर दिया, और फिर पैसा लगता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए पिछले 2 सालों से बहुत ज्यादा काम हो रहा है, बहुत ज्यादा। और उसमें गलती क्या हुई? गलती एक पॉलिटिकल पार्टी की है जिसने इस काम को स्टार्ट किया और जिसने प्रोवोक किया, लोगों को इंसाइट किया। जबकि हम अगर दूसरी तरफ देखें तो हमारे लोग पैम्पर्ड भी हैं और हम काम भी नहीं करना चाहते। हम एक या तो होते ना कि हम बहुत मेहनती कौम होते, और हम पैम्पर्ड भी हैं। जब आप कश्मीर की साइड पर आप देखेंगे तो टैक्सेस वहां पर कम है पाकिस्तान की निस्बत, वहां पर बिजली का जो प्राइस है वो कम है। अब सिर्फ आटे की आड़ के अंदर, यानी आटे की इस चीज के अंदर इतना बड़ा बहरान पैदा करना, इस चीज को सोचना पड़ेगा कि ये हो क्या रहा है पाकिस्तान के साथ। मेरा इसमें मुझे कोई शक नहीं कि जो काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में असेंबली से निकलने के बाद शुरू हुआ, उसने एक ऐसा मरहला लाया पाकिस्तान में कि लोगों को एक जो फियर, जो एक जायज खौफ होता है लॉ एंड ऑर्डर का, एक कानून का जिसके तहत पूरी सोसाइटी रहती है पूरी दुनिया के अंदर, इन लोगों ने उसको ब्रेक किया और उसके असरात हैं जो आपको नजर आ रहे हैं। आप मुझे बताएं कि एक नौजवान इंस्पेक्टर को, एक नौजवान खूबसूरत इंस्पेक्टर है, एक सर्विस का आदमी है, उसको किस तरीके से गोली मारकर शहीद कर दिया जाता है, या कोई शख्स एक गौल जो है वो आके आग कैसे लगा सकता है। अगर उनकी डिमांड्स पर भी आप जाएंगे तो आजाद कश्मीर गवर्नमेंट जो इस वक्त बैठी हुई है वो बिल्कुल केपेबल गवर्नमेंट है और उनकी डिमांड्स पूरी कर रही है, उनकी बात सुन रही है। मैं तो आजाद कश्मीर में देख के आया हूं, जितना आजाद कश्मीर गवर्नमेंट के वज़रा और तमाम ये लोग अपनी पब्लिक के लिए नरम और द वे दे आर डोसाइल होकर उनके साथ चलते हैं, शायद आपको दूसरी तरफ ये चीजें नजर नहीं आएंगी। और ये अपने लोगों का बहुत ज्यादा ख्याल करते हैं। और जहां पर कश्मीरी तमाम हमारे पंजाबियों के अलग इशूज हैं, केपी के अलग इशूज हैं, कश्मीर के लोग बहुत ज़हीन लोग हैं और बहुत ज़हीन होने के साथ अनफॉर्चुनेटली साजिशों का ज्यादा शिकार हो जाते हैं, टू मच पॉलिटिकल जो है कॉन्सेप्ट्स को जन्म देते हैं और बहुत ज्यादा इंडल्ज रहते हैं बहुत सारी ऐसी चीजों में जिनकी जरूरत नहीं है। अब यहां पर सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसको बड़े भयानक तरीके से एंटी स्टेट एलिमेंट्स ने इस्तेमाल किया, जो हम पिछले 3 साल से खास तौर पर देख रहे हैं, और उसका इफेक्ट कश्मीर में आपको आज ये नजर आया। अब हमारे पास इसका हल क्या है? क्या माजिद खान जो कह रहे थे कि ये तमाम चीजें वहां पर ये दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं। मुज़ाकराती का जो इनकी टीम्स हैं 100% मुज़ाकरात कर रहे हैं, लेकिन जहां पर सियासत की आड़ में कुछ और लोग भी पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स की वजह से मामलात को खराब करते हैं और गवर्नमेंट में जो लोग बैठे होते हैं उनको काम नहीं करने देते। इस चीज को देखना भी बहुत यही माजिद साहब से पूछते हैं। बिल्कुल ठीक है माजिद खान साहब, जिस बात की गई कि जी पॉलिटिकल मोटिव्स लोग जो होते हैं वो पीछे बैठ के ऐसे मौके का इंतजार करते हैं कि कोई ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल क्रिएट हो जिसका वो फ़ायदा उठा सकें। आपको लगता है कि इन एहतजाज के पीछे कुछ पॉलिटिकल फोर्सेस हो सकती हैं? दूसरा एक बड़ा जो है अहम बात यह है कि कई रोज़ से ये एक लावा पक रहा था कि एहतजाज हो सकता है, सड़कों पर लोग आ सकते हैं। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने मामले को समझा नहीं, क्या हुआ? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपके दूसरे सवाल को पहले मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने बहुत ज़्यादा रिस्ट्रेंट शो किया क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हम अपने लोगों के ऊपर कोई यूज़ ऑफ फोर्स करें और हम अपने लोगों को किसी मुश्किल में डालें। इस वक्त हम, क्योंकि आज़ाद कश्मीर आपको पता है कि टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट है, यहाँ पर बहुत से हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स इस वक्त ऑपरेशनल हैं, बहुत से फॉरेनर्स इस वक्त काम कर रहे हैं। इस इलाके की अपनी एक सेंसिटिविटी है और अनफॉर्चुनेटली हमारे एक नेबरिंग कंट्री को ये चीज़ पसंद भी नहीं है कि यहाँ पर अमन हो, और अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा उसको मुंह की खानी पड़ी और आगे भी उसको मुंह की खानी पड़ेगी। गुजारिश मेरी ये है कि गवर्नमेंट को बिल्कुल इस बात का अंदाजा था। हमने कोशिश की कि जहां कोई मॉब इकट्ठा होता है, जो एक टैक्टिकल वेज होते हैं उसके थ्रू हमने उसको एक छोटी मोटी टीयर गैसिंग यूज करके डिस्पर्स किया। कोई फायर आर्म हमने यूज नहीं किया, कोई यूज ऑफ ब्रूटल फोर्स हमने यूज नहीं की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखिए, जो ट्रेडर्स हैं, ट्रेडर्स मैं नहीं समझता कि कोई ट्रेडर्स ऐसा है जो बेवतन ना हो। ये सारे अपने मुल्क से प्यार करने वाले हैं। ये सुबह अगर अपना कारोबार करते हैं तो शाम को अपने बच्चों के हक हलाल की रोटी कमाते हैं। हमारी तमाम तरह हमदर्दियां अपने लोगों के साथ हैं। लेकिन
ये पुरअमन तहरीक को पुरतशद्दुद तहरीक में जिन लोगों ने बदला, मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक करता हूँ आपकी कि इनका नैरेटिव कुछ और था, इनका एजेंडा कुछ और था और इनका माइंडसेट कुछ और था। ये यहाँ पर एक अमन को डिस्टॉर्ट करना चाहते थे और इसका बेनिफिट लामहला वो लोग लेना चाह रहे थे जो इस वक्त इलेक्शन फेज के अंदर हैं। मैं समझता हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। आज़ाद कश्मीर के लोग बड़े मैच्योर हैं, इनकी पॉलिटिकल मैच्योरिटी बहुत ज्यादा है। आज हमारी ताज इलेक्शन कमेटी इस वक्त बैठी हुई है, हम उम्मीद करते हैं कि इसको हम टेबल टॉक्स के जरिए हल करेंगे। हमने हर फोरम के ऊपर इनको दावत दी है कि आइए हमारे साथ बैठिए, हमारे साथ बैठ के इन मामलात को हल कीजिए। अगर इशराफिया की इमारत का मामला है तो हम उसको खत्म करने के लिए भी तैयार हैं, उसके ऊपर बैठ के बात करने के लिए तैयार हैं। अगर आप समझते हैं कि कोई और आपके इश्यूज है आटे और बिजली के ऊपर, तो जो इश्यूज फेडरल गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं, हम फेडरल गवर्नमेंट से बात करने को तैयार हैं। जो लोग हमारे अपने इश्यूज हैं, हम अपने उसको। एक बात मैं नसरुल्लाह मलिक साहब आपको कहता चलूं कि हमारे इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन जो एक्ट 74 है, इसके शेड्यूल ए के अंदर इलेक्ट्रिसिटी और फूड जो है ये फेडरल सब्जेक्ट्स हैं। तो लामहला हमें फेडरल गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। जब आप हमारी सलाहियत के मुताबिक बिजली देंगे तो वापडा, पावर डिवीजन, फाइनेंस मिनिस्ट्री, इन सब की मामलत हमें दरकार होगी और सबसे पहले पॉलिटिकल विल चाहिए होगी पाकिस्तान गवर्नमेंट की कि वो इन मामलात को किसी हल। हमारे साहब एफसी के दस्ते मौजूद रहेंगे, एफसी के दस्ते जो कॉल किए गए? देखिए, एफसी के दस्तों के बारे में एक गलत प्रोपगेशन किया गया सोशल मीडिया के ऊपर। आपके चाइनीज यहाँ पर काम कर रहे हैं, आपके फॉरेनर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं। हमने सिर्फ उनकी सिक्योरिटी के लिए और ये प्रिकॉशंस लिए थे, क्योंकि आपको पता है कि माजी में ऐसे अनफोर्सीन इंसिडेंट्स हुए कि अब हम किसी रिस्क फैक्टर में अपने आप को लेके नहीं जा सकते और खास तौर इस खित्ते के अंदर नहीं लेके जा सकते, क्योंकि इसकी एक्सप्लॉयटेशन वहां पर जो हमारे साथ नेबरिंग कंट्री का मीडिया है जो 3-4 दिनों से बैशिंग कर रहा है और बहुत गलत किस्म की एक ह्यूमराइजेशन कर रहा है और बहुत गैर जिम्मेदाराना सहाफत करके वहां पर भी गलत चीजों को पोर्ट्रे कर रहा है। मैं समझता हूँ कि उसको को मौका हम नहीं देना चाहते थे। बहुत शुक्रिया माजिद खान साहब आपका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। प्रोग्राम एक ब्रेक का वक्त हुआ है। खुर्रमदी रोखड़ी साहब और प्रोग्राम में ब्रेक के बाद इख्तियार वली खान साहब मुस्लिम लीग नवाज से और नदीम कुरैशी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद होंगे। मुज़ाकरात होने जा रहे हैं तो किसके माबैन होंगे? इमरान खान साहब मुज़ाकरात किसके साथ चाहते हैं? सदर आरफ अलवी किस मुज़ाकरात का इंदिया दे रहे हैं? इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद बात होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात के हवाले से बदलते हुए बयानात और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नवाज के भी बदलते हुए बयानात सामने आ रहे हैं। राना सनाउल्लाह कहा करते थे कि इमरान खान साहब फितना हैं, उन्हें एलिमिनेट किए बगैर मुल्क की सियासत आगे नहीं बढ़ सकती। अब राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि उनके साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं और उनको जेल से निकाले बगैर कोई चारा नहीं है। दूसरी तरफ साबिक सदर आरफ अलवी लाहौर में मिले सहाफ़ियों से और उन्होंने एक बार फिर कहा कि वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन मुज़ाकरात सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से होंगे। राना सनाउल्लाह मुस्लिम लीग नवाज के साथ या सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं तो PTI वाज़े कर रही है कि वो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करना चाहती है। इस सूरत हाल का नतीजा क्या निकलेगा इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले राना सनाउल्लाह साहब के वो बयानात, 2 बयानात उनके आपके सामने रखते हैं। एक उन्होंने मुझे इंटरव्यू देते हुए क्या कहा था इमरान खान साहब के बारे में, और सलीम साफ़ी साहब जियो न्यूज़ पर उन्होंने उनसे बातचीत करते हुए क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया है, ज़रा ये सुनिएगा फिर आगे बढ़ते हैं। PTI है वो एक फितना है, ये मुल्क, ये रियासत और वो फितना, ये दोनों इकट्ठे नहीं चलते। तो इस फितने को जो है इसको तो एलिमिनेट ही करना होगा। ये फितना जो है ये जब तक यानी मैं सियासी तौर पे बात कर रहा हूँ, जब तक ये पाकिस्तान की सियासत से जो है वो खारिज नहीं किया जाता, इसको सियासत से बाहर नहीं किया जाता, उस वक्त तक पाकिस्तान की सालमियत जो है वो उसे सीरियस थ्रेट लाहक है, क्योंकि वो कोई जमहूरी आदमी तो है। इख्तियार वली साहब, फितना से डायलॉग जब भी होगा गैर मशरूत होगा, लेकिन इमरान खान साहब के साथ बातचीत करने के लिए मियां नवाज शरीफ तैयार हैं। ये सफ़र कैसे तय हुआ? क्या डायलॉग या बातचीत आप लोगों के साथ हो सकती है? अगर PTI को देखा जाए वो तो आपसे बातचीत करना नहीं चाहती। थैंक यू वेरी मच मलिक साहब। देखें, मैं इसको इस तरह आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक तो राना साहब के साथ मियां साहब की बात हुई है, इसका मुझे नहीं पता कि उन्होंने उनको कोई ग्रीन सिग्नल दिया है कि हम इमरान के साथ बैठना चाहते हैं या डायलॉग करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। लेकिन राना साहब पार्टी के सीनियर मेंबर हैं और जिस तरह उन्होंने कहा है तो मेरे ख्याल में इस बात को डिनाई भी नहीं किया जा सकता। उन्होंने कोई बात की होगी, उन्होंने सुनी होगी, डिस्कशन कहीं हुई होगी।
18 लेकिन तारीख को लेकिन हमारी इख्तियार वली सिंगल साहब, वर्किंग अगर वो कमेटी का पीटीआई आपसे मीटिंग, बातचीत ना करना चाहे, वो सियासी जमातों के साथ ना बैठना चाहे, मैं आता तो आप कैसे मैं बिठाएंगे? मैं आता हूँ जी। इनफैक्ट तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ चैनल्स के जरिए ये राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने, वो तो आपने देखा कि 18 महीने पहले इन्होंने फौज के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करने के लिए अपनी कमेटी बनाई थी, लेकिन इनके साथ ही बाकायदा तौर पर हमारी जमात के साथ और हमारी हुकूमत के साथ भी ये राब्ते में हैं। लेकिन ये एनआरओ इनको चाहिए था और वो कुछ बहुत ज्यादा बड़ा एनआरओ मांग रहे थे, जो शायद मतलब मुमकिन नहीं था। तो ये बातें एक तरह से चल भी रही थी। तो आपने देखा होगा कि आज से 2 दिन पहले फवाद चौधरी की भी एक स्टेटमेंट आई थी जी जी। कि हम मियां नवाज शरीफ साहब के साथ बात करने के लिए तैयार हैं। तो ये मेरी इन बातों की तस्दीक है। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है कि जो माजी की पीटीआई है, जो मतलब इसको हम फितना कहा करते थे, जो इनका किरदार रहा है पाकिस्तान की सियासत में, वो कोई पाक साफ नहीं रहा। वो इनके करतूतों की वजह से, इनके किरदार की यानी वजह से जो अब मुल्क को पीटीआई इन्होंने फितना नहीं नुकसान है। पहुंचाया। नहीं, हम ये नहीं कह रहे। अगर ये अश्योर कराते हैं, अगर ये कौम से माफी भी मांगते हैं और ये इस बात की यकीन दहानी कराते हैं कि इन्होंने आइंदा पाकिस्तानी कल्चर में, डेमोक्रेटिक मामलात में रहते हुए, विद इन द सर्कल ऑफ डेमोक्रेसी, इन्होंने शराफत के साथ और तमीज के दायरे में और जमहूरियत और आइन के दायरे में रहकर सियासत करनी है, जिसमें वो जो बदमाशियों की गुंजाइश नहीं होगी, तो इस पर सोचा जा सकता है। मेरे ख्याल में कोई कबाहत नहीं है कि इनके साथ बैठ के फिर बात की जाए, लेकिन सबसे पहले इनको पाबंद करना पड़ेगा कि ये चले, मैं इस पे आता हूँ आपकी तरफ, इख्तियार वली साहब, खोदना और कफन, मैं इसी पे वापस आता हूँ आपकी तरफ। नदीम कुरैशी साहब, वो चीजें नहीं होंगी। नदीम कुरैशी साहब, सदर आरिफ अलवी साबिक सदर लाहौर में मिले साफियों से, उन्होंने कहा जी बातचीत हम करेंगे इस्टेब्लिशमेंट के साथ। तो उन्हें बताया गया कि इस्टेब्लिशमेंट तो बातचीत नहीं करना चाहती। उन्होंने कहा हम नाक करते रहेंगे, हम खटखटाते रहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी जमात होते हुए सियासतदानों से बातचीत नहीं करना चाहती। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि हम बातचीत कर सकते हैं, मेरा लीडर यानी नवाज शरीफ साहब बातचीत करने के लिए तैयार हैं। पीटीआई फिर इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करना चाहती है। मामलात सियासी जमातों के माबैन फिर सेटल कैसे होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। आज से कुछ अर्सा पहले, 2 साल कबल, जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी और एक नो कॉन्फिडेंस की आवाज चली पाकिस्तान में कि जी नो कॉन्फिडेंस आएगा तहरीक इंसाफ की उस हुकूमत के खिलाफ, तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो साबिक वजीर आजम थे, उनसे क्वेश्चन किया था आप ही के कुलीग ने, एक सहाफी ने, कि शाहिद खाकान साहब ये नो कॉन्फिडेंस कैसे कामयाब होगी? उन्होंने कहा बिल्कुल कामयाब नहीं होगी, एक ही सूरत में होगी जब तक एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगी। तो मैं तो पॉलिटिकल वर्कर हूं, मैंने तो अपने सियासतदानों के मुंह से जो कुछ सुनता रहा हूं, मैं आज भी समझता हूं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के बगैर मुकम्मल नहीं है। ये एक हकीकत है। आप इसको अब लफ्जों में जो भी रंग दें कि जी पार्लिमान की सुपरमेसी, अवामी ताकत, वोट की ताकत और जमहूरियत, ये सब पाकिस्तान की डेमोक्रेसी में अब गुफ्तगू में तो बड़ा अच्छा लगता है, ग्राउंड इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। और मैं आरिफ अलवी साहब की आमद को बड़ा खुशाइन समझता हूँ। वो धीमे मिजाज के सियासतदान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बड़ा हम सफर है खान साहब के अवाइल दिनों से। लेकिन नदीम कुरैशी साहब, एस्टेब्लिशमेंट दरवाजे कैसे खोलेगी जब आप टेलीग्राफ में मजमून लिख रहे हों, आर्मी की लीडरशिप पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हों कि वो उन्हें कत्ल कराना चाहती है? आज आरिफ अलवी साहब से जब ये पूछा गया तो उन्होंने कहा जी ये मजमून मैंने नहीं लिखा। फिर पूछा गया, उन्होंने कहा जी मजमून मैंने नहीं लिखा। इस तरीके से इस बात को भी टाल गए। नहीं, टाला नहीं है, हकीकत भी यही है। देखिए, जो शख्स अपनी राय का इजहार करता है बजरिए तहरीर, तो वो बेहतर अंदाज में उस सवाल का जवाब दे सकता है। इमरान खान साहब पाबंद सलासल हैं। मैं अब कैसे जवाब दे सकता हूँ उनकी उस तहरीर का जो टेलीग्राफ में शाया हुई है? मैं तो इख्तियार वली खान साहब की बात का जवाब दे सकता हूँ, जो मेरे सामने जलवा अफरोज हैं, मुस्कुरा रहे हैं। अभी इन्होंने हमें दुनिया का सबसे अनडेमोक्रेटिक और सबसे कंट्रोवर्शियल, सबसे दहशतगर्द इंसान नहीं, उन्होंने कहा बच्चा बन जाए तो हम तैयार हैं बातचीत करने को, आपके साथ चलने को तैयार हैं। सुन तो लेना हुजूर, ये अच्छा बच्चा बनने का दर्स उस वक्त देते हैं अपनी जमात को जब शहीद बेनजीर भुट्टो साहबा पंजाब में पॉलिटिक्स करना चाहती थी और इन्होंने अपने वो हर हथियार को इस्तेमाल किया। मलिक साहब, आप खुद लाहौर से हैं, आपको पता है लाहौर में कितने बड़े बड़े जफादारी लीडर थे पीपल्स पार्टी के। उनकी सियासी नसबंदी इमरान खान ने तो नहीं की थी,
ना मैंने की थी ना आपने की थी। यही PMLN की लीडरशिप थी जो आज हमें तमीज का भाषण सिखा रही है। काश ये डॉन लीक्स करते वक्त सोच लेते, काश ये जनरल मुशर्रफ का तैयारा पाकिस्तान में उतरने की जो इजाजत ये नहीं दे रहे थे उस वक्त ये सोच लेते, काश जस्टिस सजाद अली शाह साहब की कोर्ट पर नहीं हमला करते हुए सोच ये लेते। नहीं ये सारे नहीं, वो केस नहीं, रुके भाई नदीम कुरैशी साहब, नहीं 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 जनरल मुशर्रफ के नहीं, जनरल मुशर्रफ का तैयारा जो है वो नहीं, वो डिसाइड हो चुका है, वो कोर्ट ने अनाउंस किया है। क्या आप यू आर अबव द सुप्रीम कोर्ट? ठीक है, क्या आप उससे ऊपर की बात चले? कर रहे हो? मैं above the Supreme Court, sir. I am not above the Supreme Court. कृषि साहब, कुरैशी साहब आपको पॉइंट व्यू आ गया, इख्तियार वली साहब का पॉइंट व्यू आया। मैं जरा खुर्रम रोखड़ी साहब को भी चाहूंगा कि इस डिबेट के अंदर उनको भी इन करें। खुर्रम रोखड़ी साहब, आपको बदली बदली सी मुस्लिम लीग नजर आती है, बदली बदली सी PTI नजर आती है, ये लगता नहीं कोई बदले बदले से सरकार नजर आते हैं? अब मुज़ाकरात की बात भी हो रही है, PTI भी मुज़ाकरात की बात कर रही है। मैं तो जब ये काम शुरू किया ना, तहरीक इंसाफ ने डायरेक्शन चेंज की और कॉन्फ्लिक्ट की सियासत की तरफ चले, तो मलिक साहब आपको याद होगा हम तो उस वक्त भी कहते थे कि आप एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर आगे चलें, ऐसा रास्ता एडॉप्ट ना करें कि जिसके बाद वापसी मुश्किल हो। अब लफ्ज़ जो मुज़ाकरात है इसका है कि दो पार्टीज बैठ के सेटल करेंगी किस चीज़ को। आप 9 मई को सेटल करेंगे। मुज़ाकरात में अथॉरिटी किसके पास है? ये आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है कि तहरीक इंसाफ में अथॉरिटी सिवाय इमरान खान के और किसी के पास नहीं है। तो किसी और बंदे का किसी भी चीज़ को कहना कि हम ये करेंगे, उसकी अथॉरिटी नहीं रहती। तीसरा, प्रेसिडेंट एक्स प्रेसिडेंट जो है उनका ये कहना कि मुज़ाकरात एस्टैब्लिशमेंट के साथ होंगे, इस बात की भी समझ नहीं आती। अब राना सनाउल्लाह के इस मोमेंट पे आके एज ए गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन आके कहना कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, तो चलें ये बात समझ आती है कि हुकूमत वक्त एक ऐसी चीज़ होती है जो मुज़ाकरात को फैसिलिटेट करती है, बैठती है, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल एडवेंचर को आगे लेके जाती है, ये चीज़ें समझ आती हैं। लेकिन जो चीज़ समझ नहीं आती वो ये है कि इतना सारा कुछ कर गुजरने के बाद, मुल्क के अंदर इतना बड़ा केओस क्रिएट करने के बाद और इतना बड़ा नुकसान दे देने के बाद, अब उसका मदावा भी कोई करेगा? क्या कोई ये भी कहेगा कि हमने ये गलत किया था? और इसके बाद हम, जैसे इख्तियार वली खान ने कहा कि आर दे गोइंग टू एडमिट दिस, मेरा नहीं ख्याल कि ये एडमिट करेंगे कि इन्होंने कोई गलती की, ये मेरा अपना ख्याल है। ठीक, या इन्होंने पाकिस्तान में इस मुल्क का नुकसान किया, ये एडमिट नहीं करेंगे। अब आपने जिस आर्टिकल का हवाला दिया, जो छपे हैं इंग्लैंड के अंदर, आप सिर्फ उनको पढ़ लें और उसके बाद आप कहें कि ये लिखने वाला ये इस सोच के साथ मुज़ाकरात कैसे होंगे आगे। गलती में अगर अपनी मानो ही ना, तो उसको मानने के बगैर मैं आगे कैसे स्टेप अहेड करूंगा? मुमकिन नहीं। चले, मैं खुर्रम साहब एक छोटी सी ब्रेक, कमर्शियल ब्रेक प्रोग्राम में शामिल कर लें, वापस आके इस पे बात करेंगे कि IMF ने जो बेयकीनी की बात की, IMF के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो क्या दुरुस्त हैं? क्या IMF के साथ पाकिस्तान का जो दूसरा प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है उसमें कोई रुकावट आ सकती है? और ये जो नेशनल डायलॉग की बात हो रही है, ये किस हद तक जो है वो मंतकी इंजाम तक पहुंचेगी? इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। पूरा में एक बार फिर खुशामदीद। इख्तियार वली खान साहब, IMF ने जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, हुकूमत की मुश्किलात बढ़ सकती हैं क्योंकि सियासी बेचैनी पे IMF का ये कहना कि पाकिस्तान में सियासी बेचैनी है, फिर इस बात का जिक्र करना कि तहरीक इंसाफ से वाबस्ता आज़ाद उम्मीदवारों ने अपनी दीगर पार्टियों की निस्बत ज़्यादा वोट लिए। खैर ऐसा तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में ये तो देखें मलिक साहब, आपको पता है कि मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, मतलब मुल्क की 2 बड़ी जमातें हैं, पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक पार्टियां हैं, और ये चाहती हैं हमेशा के मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम ना हो। पॉलिटिकल इस्तेहकाम होगा तो आपका इकोनॉमिक वो होगा, स्टेबिलिटी आपकी आएगी। तो हर कोई जब आपको यहाँ पे पैसे देता है, इन्वेस्टमेंट करता है, कर्ज देता है, लोन देता है, सरमायाकारी आती है, तो वो चाहते हैं कि उस मुल्क में अदम इस्तेहकाम ना हो, मारा मारी ना हो, इंतशार ना हो। जबकि ये आज जिस तरह आपने प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में आपने बात की ना कि PTI जो है वो बात करने के लिए आमादा है। इनफैक्ट इनको भी बता दिया गया है, ये काफी अरसे से ये माफी मांग रहे थे, ये कह रहे थे कि मतलब हमसे माफी आप कमरे के अंदर मंगवा लें, हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन हमें ज्यादा
उस तरफ ना लेके जाएं कि मतलब हमें फिर सर्वाइवल मुश्किल हो। लेकिन माफी मिल नहीं रही इख्तियार वली साहब। आज आरफ अलवी साहब ने बड़ी बेबस किस्म की गुफ्तगू की है कि हम नाक करते रहेंगे, हम दरवाजे खटखटाते रहेंगे। जी मैं बताता हूँ। ये असल में इनकी गलती ये है कि ये जमहूरी मुल्क में, जमहूरी हुकूमत में ये बात करते हैं सिविल सुप्रीमेसी की, जलसों में, तकरीरों में, और डायलॉग चाहते हैं ये आर्मी चीफ के साथ और फिर DGISI के साथ। ये हमने इनको बता दिया। मेरे ख्याल में वो इनको भी पता लग गया है कि DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है कि इस तरह के कोई मुज़ाकरात या डायलॉग इनके साथ नहीं होने वाले। इनको पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ बैठना होगा, और पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ बैठेंगे तो जो माफिया आज आप ये बंद कमरों में मांगते हैं, ये पसे ज़िंदा जो सारी चीजों को कन्फेस करते हैं, वो इनको बाहर आके भी कन्फेस करना पड़ेगा। जिस तरह रोकड़ी साहब ने कहा कि जो इन्होंने नुकसान पहुंचाया, जो टेलीग्राफ में इनके मजमून छपे, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को सैबोटाज किया, जो इन्होंने रियासत पे अटैक्स किए, 9 मई का इंसिडेंट था, और फिर पाकिस्तान की इकोनॉमी को जो इन्होंने सैबोटाज किया, इन सारी चीजों का मदावा किस तरह होगा, ये डायलॉग शुरू होने के बाद इंशाल्लाह तय हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम की अब कोई गुंजाइश नहीं है। ये लोग बड़ा NRO चाहते थे कि हमें बड़ा और वो क्या कहते हैं कि कारपेट कवर किस्म का NRO मिल जाए, लेकिन वो मुमकिन नहीं है। जितना हम डेमोक्रेटिक विद इन सर्टेन लिमिट ऑफ एंड सर्कल ऑफ डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हम कर सकते हैं, तो हम इनको एक मौका और देंगे कि आप जमहूरी बने, बिहेव लाइक अ पॉलिटिकल पार्टी, बिहेव लाइक अ पॉलिटिकल लीडर, तो इंशाल्लाह हम भी आपके साथ जमहूरी। नदीम जी बिल्कुल ठीक है। नदीम कुरैशी साहब, IMF ने अगर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, PTI बड़ी खुश हो रही है, IMF को ख़त आपने लिखे, पाकिस्तान की इमदाद रोकने की कोशिश आपने की। मुल्क के लिए अगर इकानमी को सपोर्ट मिलने को मौका आता है, आप उसके रास्ते में रुकावट बनते हैं, फिर खुश होते हैं कि अगर IMF रिजर्वेशन देती है। ये सियासत कहाँ की सियासत है? ये सरीहन झूठ है, बहतान है, तोहमत है, अखलाकी तौर पे एक जुर्म है कि आप बिला तस्दीक कोई एक अपना फैसला नहीं, खत नहीं लिखे थे। अगर IMF देखें मलिक साहब, ये डिजिटल दौर है, इसमें मुमकिन नहीं है कि दुनिया में कोई चीज वो न्यूज पर हो और लोग उसको व्यू ना कर रहे हो। ये कैसे मुमकिन है? एक ऐसा इदारा जो पूरी दुनिया की हुकूमतों को कर्ज देता है, तो उसके पार उसका इंफॉर्मेशन सोर्स इतना वीक होगा, उससे नहीं मालूम होगा क्या हुआ। या आप चीचू की मलिया में, चीचा वतनी में, सांगड़ में 4 सदा के लोगों को तो बेवकूफ बना सकते हैं फॉर्म 45 और 47 से। इंटरनेशनल वर्ल्ड के लिए मुमकिन नहीं है ये ऐसा होना। अब अगर दुनिया इस पर एतराज करती है, वो भी आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इसका इल्जाम लगा दें। मैंने अपने इन दोनों दोस्तों की गुफ्तगू नहीं मैं सुन सका, लाइन कनेक्ट हो गई थी, लेकिन मुझे पता है इन्होंने जो गौर अफसानी फरमाई होगी, मुझे उसकी तवक्को है। ये कहते हैं कि एक जमहूरी मुल्क में आप जमहूरियत चाहते हैं, पार्लियामेंट की बालादस्ती चाहते हैं, सिविलियन सुपरमेसी चाहते हैं, लेकिन मुज़ाकरात आर्मी चीफ के साथ चाहते हैं। सर मैं गुजारिश करूंगा इख्तियार वली साहब से, चूंकि ये साहिब इख्तियार हैं, साहिब मसनद हैं, हाकिम हैं, ये अब महकूमों को, मजलूमों को, अपनी रियाया को ये बताएं कि उनको सुकून की रोटी कैसे नसीब होगी, उनको ये बताएं कि उनके बिजली के यूटिलिटी बिल्स कैसे पे होंगे। अब ये 9 मई की आड़ में छुपकर इन्होंने 1 साल गुजार लिया, वक्त बहुत करीब आ रहा है, ये लोगों के हाथ होंगे और इन हुक्मरानों के गिरेबान होंगे। ठीक है, आप मुझ पर कोई कुरैशी साहब मौजूद रहे जरा। खुरम रोकड़ी साहब, 9 मई के हवाले से कहा जाता था लचक पैदा हो चुकी है। देता हूं आपको मैं आता हूँ इख्तियार वली साहब आपके पास। 9 मई के हवाले से लचक पैदा हो चुकी है। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ा वाजे, और फिर आर्मी चीफ की गुफ्तगू एक वाजे ऐलान है कि 9 मई के मुजरमों के साथ ना मुफाहमत होगी ना बातचीत होगी। फिर 9 मई कैसे भूला जा सकता है? मलिक साहब, 9 मई हम इस बात को कितनी दफा कह चुके हैं कि ये रियासत के खिलाफ एक बहुत बड़ी कार्रवाई थी, और लोगों को इंसाइट करके, पाकिस्तानियों को जो अपने मुल्क से मोहब्बत करने वाले लोग थे, उनको एक डिजाइन के साथ इस पाकिस्तान के अहम तरीन इदारे के खिलाफ किया गया, डिजाइन के साथ, और झूठे बयानिए पे किया गया। कभी कहा गया कि जी अमेरिका ने गवर्नमेंट हटाई है, कभी कहा गया कि इन्होंने हुकूमत हटाई है। एक पीसफुल मुल्क को इन्होंने डीरेल किया। ये एक रियासत के ऊपर हमला है, और जिसको कन्फेस करना, मानना, और ये जो अल्फाज होते हैं ना कि अवाम के हाथ होंगे, इनके गिरबान होंगे, ये होता है इंसाइट करना।
यही सोच रखनी चाहिए थी जब 3.5 साल, 3.25 साल अवाम भी यही थी और हुकूमत पंजाब में बुजदार जैसे मौजूद थे, और फिर और चीजें खुलेंगी तो बहुत सारी ऐसी चीजें खुलेंगी जिस पर शायद जवाब ना बने, और करप्शन के अंबार थे और एक लॉलेस सोसाइटी क्रिएट करने की पूरा कोशिश की गई। इस रविश का खात्मा जरूरी है, इस नेगेटिव पॉलिटिकल अप्रोच का खात्मा जरूरी है। एक प्रोग्रेसिव पार्टी ऐसी बातें कभी नहीं करती। वो अपने इख्तियार वली साहब, आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं जो प्रोग्राम मुझे बाइंड अप करना है? जी जी जी, देखिए मैं यही कहना चाह रहा था ना, नदीम कुरैशी साहब फरमा रहे हैं कि मतलब हम लोगों को क्या रिस्पॉन्ड करेंगे। सबसे पहले तो हमें लोगों को ये बताना पड़ रहा है कि आपने जब कहा था ना, आपके लीडर ने, वो जो कहता था कि मैं पी जाऊंगा, जहर खा लूंगा, खुदकुशी कर लूंगा, लेकिन मैं कर्जे नहीं लूंगा। पाकिस्तान के कर्जे 27,000 से 54,000 पे लेकर गए हैं 4.25 साल में। तो आपको आज अगर रोटी की फिक्र पड़ती है, आज अगर आपको पेट्रोल की फिक्र पड़ती है, आज अगर आपको आटे की फिक्र पड़ती है, आज आपको जमींदारों और किसानों की फिक्र पड़ती है, आज आपको दाल चावल और घी का नर्क मालूम हो गया, तो मैं आपसे पूछता हूँ नदीम साहब, आप कहाँ थे 4.25 साल? आपका लीडर कहाँ था? आपकी जमात कहाँ पर थी? और आज मैं आपको एक खुशखबरी भी दे दूं कि सुन ले कि आज से करीबन 4 साल पहले जब आपकी हुकूमत थी 2020 में, पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइन PIA पर पाबंदी लग गई थी आपके अपनी हुकूमत के बयानात की वजह से। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कामयाब पॉलिसी के मुताबिक PIA से यूरोप में वो पाबंदियां उठने लगी। नदीम को सब कमेंट करते बड़ा शॉर्टली, ताकि प्रोग्राम हम वाइंड अप कर दें फिर इसको। देखिए, तो मैं इन दोनों दोस्तों से गुजारिश करूंगा, मैं जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ उसी में ये करें और उसी का जवाब दें। मैं इन्हें गुजारिश कर रहा हूँ, हुक्मरान बयानियों के जरिए नहीं चलते, हुकूमतें लोगों को डिलीवर करने से चलती हैं। वो कहते हैं आपने डिलीवर नहीं किया ना, आपने गुलजार साहब दिए। तो डिलीवर क्या किया? बताइए आपने डिलीवर क्या सुने किया? तो मेरी तो गुजारिश, मैं आपके अपने डिलीवरेंस बताए ना सर, मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ, मेरे कुरैशी साहब मेरी सुन, जरा मेरी अर्जी है ना, मेरी अर्जी है, मेरी चलिए कुछ साहब को सुन लें। इख्तियार वली साहब, आपने क्या डिलीवर किया वो बता दें। जी जी कुरैशी साहब, मैंने आपको सुना, हमने जो डिलीवर किया उसका रिस्पॉन्ड लोगों ने 8 फरवरी को वोट से दिया। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, अब आप हुक्मरान हैं, अब आप बयानियों से काम ना चलाएं, आप लोगों को प्रोवोक ना करें। जितनी इंसल्ट पाकिस्तान के इदारों की आप इस टॉपिक को बार-बार डिस्कस करके कर रहे हैं, कोई शख्स और नहीं कर रहा। अब सारी तबाही के जिम्मेदार आप हैं, बदनामी ये रोशनी को अंधेरा कह रहे हैं, अंधेरे को रोशनी कह रहे हैं। मलिक साहब डिबेट तो लंबी हो सकती थी, लेकिन इख्तियार वली साहब चूंकि प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब और नदीम कुछ साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था, इंशाल्लाह अगले जुमे रात 10 बजकर 3 मिनट पर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।